खेल बदल महिलाओं और पुरुषों को पितृसत्ता पर बातचीत करने के लिए सक्षम बनाता है ताकि वे समझ सकें कि पितृसत्ता क्या है, यह कैसे काम करती है और फिर इसे कैसे तोड़ा जाए। पितृसत्ता की सामाजिक संरचना पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाओं और अलग अलग अधिकारों को वैध ठहराती है, इसलिए यही लैंगिक भेदभाव की जड़ है। खेल बदल का उद्देश्य सामूहिक समझ के जरिए पितृसत्ता को समाप्त कर लैंगिक समानता वाले समाज की रचना करना है। 2 महीने पहले मैं खेल बदल संस्था से जुड़ी। मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें ये समझाया गया कि एक महिला कैसे एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जुड़ जाती है। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता का, मेरे बाबा का दबाव रहा मुझ पर। लड़की है, कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए, लड़कियों को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। तो मैं उस दबाव में रही। उन्होंने मुझको पढ़ाना नहीं चाहा, फिर भी मैंने विरोध करके मैं पढ़ी। लेकिन फिर मेरी शादी हुई तो मेरे मायके में तब भी मेरे को फ्रीडम मिला था, लेकिन ससुराल में आके तो मेरा वो फ्रीडम, वहां पे तो मेरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है जहाँ पुरुष को प्रधानता दी जाती है, वो मेरे साथ और वहां पर लागू हो गई। वहां मेरे ससुर जी ने मुझे दबाया। सबसे पहले उन्होंने मुझ पर मेंटली टॉर्चर किया, मेरे पति ने मुझे दबाया। इन दोनों की करते 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 फिर अंत में आज लास्ट में जो मेरा बेटा है ना, अब वो मुझे दबाना चाह रहा है। जब मैं कक्षा 8 में थी ना, तो मेरे में अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। पापा ने बोला कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, घटना हो रही है, छेड़छाड़ रहे थे लड़कियों को, और मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ था। तो पापा बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका संबंध कर देंगे कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए लड़का देखना स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि जो हर माँ बाप करते हैं, मेरे माँ बाप ने भी किया कि लड़की की शादी कर दो, अपने घर चली जाएगी। तो मेरे को पढ़ने की इच्छा थी काफी, मेरा मेरा पढ़ने में मन भी था, और मैं कुछ बनना भी चाहती थी, आगे करना भी चाहती थी। अपना सारा काम करती, सारा काम लड़कियां करती है, सारा काम किया मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। जब मैंने 12वीं पास किया तो उसके बाद मेरे लिए सगाई का संबंध ढूंढा गया। तो मेरे काफी संबंध ढूंढे पर कोई लड़का नहीं आया। मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो दहेज ज्यादा दे सके। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे ये भी नहीं मालूम मेरे होने वाले पति का नाम क्या है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। काफी साल जब मेरी शादी की कार्ड छप गए तो उस कार्ड मेरे हाथ में आया जब मुझे मेरे पति का नाम मालूम पड़ा। वो मुझसे 4 साल उम्र में छोटे थे, नाबालिग थे, पर मेरी शादी हो गई जैसे तैसे। शादी में लेन देन हुआ था? हाँ, लेन देन हुआ था ना, जितना देते हैं। मेरी घर में पहली शादी थी तो काफी अच्छी करी थी मेरे माँ बाप ने। ससुराल वालों ने मांगा था दहेज? पता नहीं है, पर मेरे माँ बाप ने कैश दिया था, सामान दिया था फुल। शादी की पहली रात गई थी अपने ससुराल में, क्योंकि मेरे पति की उम्र कम थी, मैं उसको जानती भी तक नहीं थी, मैं उसके बारे में मुझको जानकारी भी नहीं थी। तो जैसे मुझे मेरी जैसे जैसे रस्में होती है, सारी रस्में हुई, रात का समय भी आया। फिर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। उस रात एक ऐसी घटना हुई है जो मेरी आत्मा को कचोर रही है अभी तक। बोलता ही नहीं था, मेरे से बात ही नहीं करता था। फिर मेरी सासू माँ नंद के साथ मैं फ्रेंडली उनके साथ रहने लगी। मजबूरी थी मेरा रहना, क्योंकि लड़कियों को कोई झुकना ही पड़ता है माँ बाप की जिद के खातिर। तो मैं भी झुक गई थी 1-2 साल के लिए। 1 साल मेरी विदा नहीं हुई तो मेरा पढ़ने का ही मन था, तो मेरे पति का मेरे को पढ़ाने का मन नहीं था। तो मेरे बाबा, मेरे मायके का दबाव था पढ़ाई का, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली कैसे करके। उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान भी मैंने काफी संघर्ष किया अपने ससुराल में। जो काम मुझे नहीं आता था मैंने वो काम किया। चलो मेरे ससुराल वाले खुश रहे, मेरे बहू से खुश रहे, मतलब मेरी मायके तक शिकायत ना जानी चाहिए। मैं ये सोच, क्योंकि हर लड़की सोचती है कि माँ बाप की इज्जत ना जाए। मैं भी अपनी, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप के खातिर सब सहन करती रही। किस तरीके की परेशानी आई तुमको ससुराल में? शारीरिक और मानसिक दोनों। शारीरिक समस्या तो आप समझती ही हो, और मानसिक मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया मुझे। क्या मारपीट जैसी घटना? नहीं, मारपीट तो नहीं करी, मारपीट एक बार, मतलब वहां पे नॉनवेज खपता था, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से
मेरे सामने वो रखा जाता, मुझे बहुत घिना आती थी, मतलब मेरे, क्योंकि मेरे को शुरू से इन चीज़ों से एलर्जी रही है, फिर भी मैं उस वातावरण में ढली उन लोगों के अनुसार। और मेरा देवर मुझसे ये बोलता है इतना सारा काम करने के बाद कि इस घर में आई किस लिए है, तुमको तो भैया घास ही डालता। तो उस समय मेरे साथ कुछ और ये भी सत्य है कि मेरे परिवार में मेरा शारीरिक शोषण हुआ है मेरे देवर के द्वारा 1-2 बार, और मैंने देखा भी है, पर मैं आवाज नहीं उठा पाई क्योंकि घर की इज्जत की खातिर। लेकिन तुमने अपने पति को बताया ये वाली नहीं, बात? मेरे पति को नहीं पता ये बात। किसको बताई? क्योंकि मैं उससे इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मैं उससे फ्रेंडली हो ही नहीं पाई। वो कभी उसने मेरे बारे में पूछा नहीं, मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि पति पूछता है तो पत्नी सब खोल देती है राज। मेरी सास को पता था ये बात। उस दिन से ये समझ लीजिए मेरी जिंदगी में काले बादल छा गए। क्योंकि मैं पहले खुश थी, क्योंकि एक मेरी सास ने मुझको एक ही बात सिखाई थी कि बेटा 4 चीज खाएगी, एक चीज नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सास भी इस चीज से गुजर चुकी थी। मतलब ये था कि तुम उस घर में रह रही थी, तो सास का बोलने का मतलब था कि पति अगर तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं तवज्जो दे रही हूँ। मैं तेरे को ब्याह के लाई हूँ, तो मैं उनकी बात मैं पत्थर की लकीर मानती थी। मेरे साथ बीच बीच में, क्योंकि अपनी शादी होती है अरमान हर लड़की की होती है शादी के बाद, वैसे मैं जानती नहीं थी इन चीजों को, पर इस चीज में अपन ईश्वर ने अपन को डाल दिया तो मेरे भी कुछ अरमान जागे कि मेरा पति मेरा साथ दे। उनको देख के मैं तो उनसे प्यार करने लगी, लेकिन पता नहीं है वो कहाँ अपनी दूसरी भाभीियों के पास भगते रहते थे, जो करते रहते। तो मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन भी करा, तो मेरे को शकीली भी कहा गया उस घर में कि शक करती है। तो जबकि सच्चाई ये थी कि जब मेरी सासू माँ घर पे नहीं होती थी तो मेरा आदमी फुल टाइम घर पे रहता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता था, वो अपनी औरों के पास जाता था। और मैंने उसको कई बार देखा भी था, फिर भी मैं बोल नहीं पाई। क्यों? फिर मैं अपनी सास की इज्जत की खातिर दब गई हूँ। फिर तुमने एडजस्ट कर लिया, बिना हाँ, पति के जीना सीख लिया मैंने। लेकिन कहीं मेरे भी अरमान थे दब रहे थे, पर मैं झुकी नहीं थी। और काफी लोगों की उस घर में निगाहें ऐसी थी कि सही कैटरलेस निकल जाए तो मैं तो इनको फायदा उठा भी लूं, उठाने की कोशिश भी करी गई मेरी, और उठाया भी। क्योंकि सब जानते थे कि पति तो तवज्जो देता नहीं है, तो अगर हम नियत खराब करें तो कर सकते हैं। और मेरी नियत खराब नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहां दुख भी सहे। और आज मेरी शादी को 24 साल हो चुके हैं। उस घर में जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी बंदिशें लगी? बंदिशें क्या, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई कॉलेज की, जबकि मेरा एमए करने का सपना था कि मैं एमए करूँ समाजशास्त्र से, तो मैं आगे कुछ निकलूं कुछ करूं, पर बंदिशें लगा दी मेरे पे। अगर ये पढ़ती है तो तलाक दे दूंगा। ठीक है, मैं भी फिर मान गई। फिर मैंने तो चलो मैं इस पूरे घर को खुश रखती हूँ। जो ऐसे ये लोग बोलते कि 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मैं काम करती, घर का जो सारा काम होता है मैंने सारे काम किए। मुझे नहीं आते, जो मुझे नहीं आता मैंने वो भी सीखा उस घर में जाकर के सीखा। फिर भी मेरा पति मुझसे खुश नहीं। वो भी चलो, मैंने कहा चलो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कभी तो वो सुधरेंगे, कभी तो मेरे को अपना समझेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सारे अरमान रखे के रखे रह गए।